आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम से रिलेटेड है। मैं मोमेंटम की आपसे बात करूंगा। पहला सवाल आपको नजर आ रहा है मोमेंटम का, काफी डिफिकल्ट सवाल है। कोशिश करेंगे आपको बात समझाने की। सवाल में आपसे कहा गया एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 100 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दे रहा है 100 ग्राम। तो बेटा 100 ग्राम मास का मतलब ये है कि आपको m गिवन कर रहा है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मतलब a दे रहा है। एट द एंड ऑफ 8 सेकंड यानी टाइम दे रहा है 8 सेकंड। आपसे बोल रहा है उसका मोमेंटम बता दो। मोमेंटम इज इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको याद ही नहीं होगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। पहले मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें मास तो पता है सर, मास हमें नजर आ रहा है सर, ये देखिए ना मास हमें दिख रहा है 100 ग्राम। सर बड़ा अफसोस हुआ, हमें क्या नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता। अब वेलोसिटी निकालने जाते हैं, सर आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप बोलेंगे यस सर पढ़ा है हमने फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा 20, वेलोसिटी हमें चाहिए, टाइम की जगह पे आ जाएगा 8। आप बोलेंगे सर क्या बात है, एक्सेलरेशन की जगह 20, टाइम की जगह 8। इस 8 को 20 से लाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 8। बेटा वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन ऐसी लिखी हुई है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी भी किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। यानी पहला काम किया बेटा आपने, क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। अब आप देखो मास की जगह पे रखोगे 100, मास की जगह पे 100 आ गया, वेलोसिटी की जगह पे रखोगे 1600। जरा कैलकुलेटर निकाल के 1600 को 100 से मल्टीप्लाई तो करो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1600 को 100 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 16,000। और इसका यूनिट हो जाएगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। और ये बेटा मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिस्टेक क्या कर दी, टाइम में मिस्टेक कर दी, सॉरी। टाइम मेरे पास 8 था, मैंने इस 8 को 80 लिख दिया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा और ये होगा 160। और 160 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 16,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर तो सही है, वो सिर्फ मैंने टाइम को जल्दी जल्दी में जज्बाती होकर गलत लिख दिया था। बहरहाल आंसर आ गया मेरे पास 16,000। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा इफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो देन डैश। अब बड़ा अजीब सा सवाल है, ये अजीब सा सवाल आपको समझना भी पड़ेगा कि चेंज इन मोमेंटम अगर टाइम के लिहाज से जीरो हो तो क्या होगा। तो सवाल में मैं मेन बात को अगर हाईलाइट करूं, उसने कहा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। अब मैं इसकी मिसाल एक देता हूं। आप हो, सपोज करो आपका वेट है 60 kg या आपका मास है 60 kg। अब आपका मास चेंज नहीं हो रहा। जब आप 20 साल के थे इस वक्त भी आपका मास 60 kg। जब आप 30 साल के हुए, 30 साल के भी आप अभी भी 60 kg के। आपका मास पहले भी 60 kg, आपका मास बाद में भी 60 kg। तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन मास कितना हुआ, मास में कोई चेंज हुआ क्या। आप बोलेंगे सर मास में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी चेंज इन मास जो है वो क्या है, जीरो है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही कहा कि मास के अंदर जो चेंज है वो मास के अंदर चेंज जीरो है। देखो फिर 60 लिख दिया मैंने, सॉरी सही मिल गया, सही लिखा हुआ, सॉरी। मैंने आपको कहा कि चेंज इन मास जो है बेटा मेरे पास पहले भी 60 kg था, मास पहले भी 60 kg, मास बाद में भी 60 kg। क्या मास में कोई चेंज आया? आप बोलेंगे सर नहीं आया। तो जब किसी चीज में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब वो जो चीज है मेरे पास वो चीज कहलाती है कांस्टेंट। किसी चीज में अगर चेंज ना आए तो वो चीज क्या कहलाती है बेटा, वो चीज कहलाती है मेरे पास कांस्टेंट। क्या मास में चेंज आया? आप बोलेंगे सर मास में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है। अब सेम सवाल पढ़ो ना आप। उसने कहा भाई चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज भी कैसा है, जीरो है। और से बात पढ़ो बेटा मेरी, क्या लिख क्या बोल रहा हूं मैं आपको। उसने कहा आपसे मोमेंटम में चेंज भी क्या है, जीरो। जैसे मास में चेंज अगर जीरो है तो इसका मतलब मास कांस्टेंट है, मास चेंज ही नहीं हो रहा।
ऐसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम भी 0 है, यानी मोमेंटम में भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो करेक्ट जवाब बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैं आपको रिलेट करना सिखा रहा था कि किसी चीज में अगर चेंज 0 हो तो वो चीज कांस्टेंट रहती है। जैसे मास में चेंज नहीं हो रहा, जब आप 20 साल के उस वक्त भी मास 60 kg, जब आप 30 साल के उस वक्त भी मास 60 kg, इसका मतलब मास में चेंज नहीं हो रहा। और जब मास चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब मास क्या है, कांस्टेंट। ऐसे ही मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा तो मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज मोमेंटम विच इज डैश। आपके पास लिखा हुआ कि भाई बुलेट को आपने फायर किया एक गन से, जिसका मोमेंटम जो है, अब मैं गन और बुलेट बना के दिखाऊं आपको। अब आप देखो, आपसे बात कर रहा है गन और बुलेट की, मैंने दोनों चीजें बनाई। एक जगह पे आपको गन नजर आ रही है, एक जगह पे बुलेट नजर आ रही है। अब इसका जो मोमेंटम है बेटा, जितना मोमेंटम गन का होगा उतना ही मोमेंटम बुलेट का होगा। आपने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज। यानी जितना मोमेंटम आपके पास गन का होगा उतना ही मोमेंटम आपके पास किसका होगा, बुलेट का होगा। यानी गन हैज मोमेंटम इक्वल टू द रिक्वायर ऑफ द गन, यानी उतना ही मोमेंटम होगा जितना मोमेंटम किसका होगा, गन का होगा। ये आइडियल केस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। सही है, ये एमसीक्यू पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर? फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। आप बोलेंगे यस सर, एफ इज इक्वल टू एम ए। मुझे बताओ ये ए नजर आ रही है, ए क्या है? तो आप बोलेंगे सर ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। आप बोलेंगे यस सर, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब मास को बारी बारी करके मल्टीप्लाई करो ना आप, एम को वी एफ से मल्टीप्लाई करो और एम को वी आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, डिवाइड में लिखा हुआ है टाइम, जबकि लेफ्ट पे कौन लिखा हुआ है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है फोर्स। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। आप बोलेंगे यस सर, अगर ये वी एफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यानी ये जो नजर आ रहा है एम वी एफ, बेटा इसकी जगह पे आ जाएगा पी एफ। ऐसे ही अगर ये वी आई होगा, अगर ये वी आई होगा तो ये हो जाएगा पी आई। तो बन जाएगा ये सर पी आई, और डिवाइड में लिखा हुआ है टाइम, जबकि लेफ्ट पे लिखा हुआ है मेरे पास कौन, एफ लिखा हुआ है। जब दो चीजों को माइनस करते हो, पीएफ में से पीआई को माइनस करोगे बेटा, तो पीएफ में से पीआई को अगर माइनस करोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा पी, चेंज ऑफ मोमेंटम, और नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन, टाइम आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिखने में फॉर्मूला बहुत मासूम सा लग रहा है लेकिन फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। मैंने आपको बताया कभी भी आप किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो तो इसको आप बोलते हो रेट। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, इस चीज को आप बोलते हो रेट। आपने रेट चेंज किसका लिया? आप बोलेंगे सर ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम। आपने मोमेंटम का चेंज लिया है टाइम के लिहाज से। अब जरा एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करो। एमसीक्यू में आपसे कहा टाइम रेट, आप समझ गए टाइम रेट का मतलब डिवाइड करना है टाइम से। किसको डिवाइड करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम को डिवाइड करना है टाइम से। अब मुझे सोच के जवाब दो बेटा, ये किसके बराबर आ रहा है? आप बोलेंगे सर अरे सर वाह क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर आ रहा है फोर्स के। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। मोमेंटम का यूनिट चाहिए। मोमेंटम का यूनिट कैसे निकालोगे आप, जरा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी। मास का यूनिट होता है बेटा मेरे पास केजी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो यूनिट बन रहा है वो यूनिट ये बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा यूनिट आपको नजर ही नहीं आ रहा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड नजर नहीं आ रहा। मैंने इस फॉर्मूले के साथ एक शरारत करी, इस फॉर्मूले को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेकंड से। मैथ्स का उसूल होता है जो करना है करो, ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने इसके साथ क्या शरारत की है बेटा, आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड किया। ऐसा करने का फायदा क्या नजर आ रहा है मुझे? मैंने अगर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड किया, फायदा क्या है?
आप बोलेंगे सर ये देखिए सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको बराबर में लिखना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा आपको। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ है सेकंड। अब आप अगर आप जीनियस हो थोड़े से तो आपको अपनी बेटा नॉलेज इस्तेमाल करने पड़ेगी। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने सिखाया है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, बराबर में लिखा हुआ है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन रहा है, इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। आपको अगर यकीन ना आए ना, मोमेंटम का टॉपिक निकाल के देखो नोट्स का, नोट्स के अंदर दोनों यूनिट लिखे हुए मिलेंगे। एक यूनिट लिखा हुआ मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक यूनिट लिखा हुआ मिलेगा न्यूटन सेकंड, दोनों के दोनों इसके यूनिट हैं। तो यूनिट गलत नहीं है, दोनों इसके यूनिट हैं, लेकिन आमतौर पे जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हो वो न्यूटन सेकंड है। तो आप तो डायरेक्ट यूनिट याद रखो, और अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन सेकंड कैसे आया तो उसको सॉल्व करके दिखाना, बोलो ऐसे आया। कर लोगे ना, इतना तो कर सकते हो। अब एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 6 में आपको वो फोर्स दे रहा है, मैंने लिखा सर ये मुझे फोर्स दे रहा है 2 kg, सर ये मास दे रहा है 2 सेकेंड टाइम, ये टाइम दे रहा है। मांग क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ये जो चीज कहला रही है डेल्टा पी अपॉन टी, ये क्या कहलाता है। आप बोलेंगे सर क्योंकि टाइम से डिवाइड किया तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसने जो मांगा, जरा इस बात को पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, मैंने स्टार बनाया है, ब्रैकेट बनाया, जरा इसको पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 6 में उसने क्या मांगा, और से देखो उसने क्या मांगा। अरे सर उसने हमसे मांगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मांगा है उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप गौर से देखो, इस फॉर्मूले के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर आ रहा है फोर्स के, और फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, सर फोर्स की वैल्यू दी हुई है 4 न्यूटन। इसका मतलब इसका आंसर 4 ही होगा, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब डायरेक्ट आंसर आया लेकिन आपने फॉर्मूला पहचानना था, फॉर्मूला पहचाना, उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, तो आपको पता चला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर किसके होता है, फोर्स के। और फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 4, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू सब कुछ सेम रहने दूं, फोर्स की वैल्यू हटा के मैं कर दूं 8 न्यूटन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो अब तो मेरे ख्याल में आप आंसर पहचान सकते हो, यानी इसका जो आंसर है, क्योंकि 4 न्यूटन दिया हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, इट मे हैव, बेटा अगर रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी तो होगी नहीं, वेलोसिटी जीरो होगी, यानी वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास जो सिर्फ चीज हो सकती है वो क्या है, एनर्जी है। क्योंकि भाई रेस्ट का मतलब है ना वेलोसिटी, ना एक्सेलरेशन, ना मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला भी क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही अगर जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। एमसीक्यू नंबर 8 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज, इम्पल्स की बात कर रहा है। अब इम्पल्स आपको नहीं पता, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। इस फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी शरारत करनी है और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इम्पल्स का। ये डेल्टा टी को अगर आप 4 से लाके मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। भाई टाइम को मैंने किससे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम को मैंने लाके मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ये जो नजर आ रहा है एफ और डेल्टा टी, कितनी फोर्स लग रही है कितने टाइम के लिए, बेटा क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और डेल्टा टी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कितनी फोर्स लग रही है कितने टाइम के लिए। आज के बाद से ये कहलाएगा मेरे पास इम्पल्स, और इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है, बेटा मुझे सोच के जवाब दो। इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है, क्या इम्पल्स चेंज ऑफ फोर्स के बराबर आ रहा है, सर नहीं। क्या इम्पल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के बराबर आ रहा है, बोलेंगे सर नहीं। इम्पल्स में मोमेंटम आ रहा है और मोमेंटम से पहले डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम।
यानी इम्पल्स जो है बेटा बराबर किसके है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। क्योंकि इम्पल्स के फॉर्मूले में नीचे टाइम नहीं लिखा हुआ, अगर टाइम लिखा हुआ होता तो रेट वाला आंसर होता, फिर ये रेट वाला आंसर ऑप्शन बी लेते। लेकिन क्योंकि रेट की बात ही नहीं कर रहा, वो टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा, उसने तो सिर्फ इम्पल्स की बात करी है। ओ इम्पल्स की बात करी, इम्पल्स के फॉर्मूले में सिर्फ डेल्टा पी आ रहा है, और डेल्टा पी का मतलब है बेटा मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। इसको लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, इसका मतलब है मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज अ वेलोसिटी। बेटा आप जब बुलेट को फायर करते हो गन से, तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है, मुझे बताओ जरा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास एक गन है, एक इस गन से आपने एक बुलेट को फायर किया, बुलेट की वेलोसिटी गन से ज्यादा होगी या गन से कम होगी? तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, बुलेट गन तो आहिस्ता पीछे आएगी, जबकि बुलेट बहुत तेजी से आगे जाती है। यानी बुलेट फायर फ्रॉम अ गन हैज वेलोसिटी, यानी बुलेट की जो वेलोसिटी है, उसने बुलेट की वेलोसिटी की बात करी है, तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? आप बोलेंगे सर सुनिए, बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा का मतलब है ग्रेटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन द रिकॉइल ऑफ द गन। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन द रिकॉइल ऑफ द गन। एमसीक्यू नंबर 10 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो बेटा ये तो डेफिनेशन है मोमेंटम की, जो मैट्रिक क्लास में भी आपने पढ़ी, इसमें कोई समझाने वाली बात कोई खास है नहीं। क्या आपकी बॉडी अगर मूव करे, उस वक्त जो आपके पास क्वांटिटी होती है उस चीज को आप बोलते हो बेटा मोमेंटम बोलते हो। कोई भी बॉडी अगर आपकी मूव करे, उस वक्त जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हो। तो ये एमसीक्यू नंबर 10 था। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कह रहा है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, द गन रिकॉइल बैक विद अ वेलोसिटी। अब मुझे बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी? देखो एक गन जब पीछे की तरफ आती है, तो गन की स्पीड बुलेट से ज्यादा होती है, बुलेट से कम होती है। तो आप बोलेंगे सर आपकी जो गन है इसकी वेलोसिटी कम होती है, बुलेट से कम होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 के पास। इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो बॉडीज आपस में अगर आके टकराएंगी, एक बॉल है दूसरी बॉल से जाके टकराई, एक बॉल दूसरी बॉल से जाके टकरा रही है, इन दोनों का कॉलिजन, बेटा कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, ये कॉलिजन इलास्टिक होगा। इलास्टिक कब होता है? तो इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है जब बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व, यानी जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, और जितनी एनर्जी पहले है उतनी एनर्जी बाद में, यानी एनर्जी और मोमेंटम दोनों सेम रहेगा। कंजर्व का मतलब होता है सेम रहना, कि आपस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो नेट चेंज है वो जीरो होगा। कंजर्व यानी कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं है, यानी मोमेंटम और एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, यानी कोई लॉस नहीं है। तो ये एमसीक्यू नंबर 12 है। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 देखिए। सवाल में आपसे बोल रहा है एमसीक्यू नंबर 13 में इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, अगर फोर्स की एब्सेंस में आपकी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? बेटा याद रखिएगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कोई लॉस नहीं हो रहा, फोर्स आपकी कोई मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही, कोई लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब उस सूरत में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा ये एमसीक्यू कुछ इस तरह के हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, जो याद करके ही आपको समझ में आएंगे, जो आमतौर पे इसको आप रट्टा लगाना बोलते हो, लेकिन कुछ एमसीक्यूज फिजिक्स के ऐसे होते हैं जो थ्योरी टाइप के होते हैं, जिसको आपको जहन में बिठाना पड़ता है, जो आपके पास जहन में नहीं रहती, तो इसकी बेटा प्रैक्टिस लाजमी करना, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये बातें याद रहेंगी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 और 15 मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड डैश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया था, ये देखो फोर्स का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था तो बन गया था एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। फिर मैंने बताया था बेटा ये एफ डेल्टा टी नजर आ रहा है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है इम्पल्स के, तो इम्पल्स बराबर किसके था? डेल्टा पी के। अब आप देखो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हो? फोर्स और टाइम को। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है ना बेटा। इम्पल्स बराबर किसके आ रहा है? इम्पल्स बराबर आ रहा है फोर्स और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने को बोलते हो बेटा प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट लो अगर किस किस का, जरा एमसीक्यू देखो,
फोर्स और टाइम का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो बराबर होगा किसके, इम्पल्स के बराबर होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है। एमसीक्यू नंबर 15 में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट आपको याद होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही मोमेंटम बाद में होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें कोई लॉस ना हो, यानी नो एनर्जी लॉस। कोई जिसमें लॉस ना हो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 15 पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू 15 के बाद मौजूद एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे क्या कहा। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कह रहा है, इन एन इन 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 इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है। इन इलास्टिक कोलिजन है क्या, कोई इशू की बात नहीं, मैं आप तमाम लोग को बताता हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है, चलो मेरे पास दो चीज होती है, मैं और आसान करता हूँ आपके पास। एक होता है मोमेंटम, एक होती है एनर्जी। ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड हो, मोमेंटम कंजर्व्ड हो लेकिन उसमें एनर्जी कंजर्व ना हो, यानी एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ना रहे। मतलब अगर टोटल बिफोर एंड आफ्टर सेम रहे तो वो कंजर्व कहलाता है, और बिफोर और आफ्टर सेम ना रहे तो वो कहलाता है नॉन कंजर्व। तो अगर मोमेंटम कंजर्व हो, एनर्जी कंजर्व ना हो, तो इस तरह के कोलिजन को आप बोलते हो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन। इसको आप क्या बोलते हो, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर दोनों के दोनों कंजर्व रहे, दोनों के दोनों कंजर्व हो, तो फिर वो इन इलास्टिक नहीं होता, फिर वो इलास्टिक बन जाता है। तो अब आप मुझे बेटा इस एमसीक्यू अगर मैं आपसे जवाब पूछूं, मुझे बताइए कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है, यानी मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली। और अगर दोनों कंजर्व हो जाए तो फिर वो इन इलास्टिक नहीं रहता, फिर वो इलास्टिक बन जाता है। इस तरह का अगर एमसीक्यू आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू नंबर 17 पढ़ते हैं। A bullet is fired from a rifle if the rifle recoils freely. State whether the kinetic energy of the rifle is dash. काइनेटिक एनर्जी राइफल की कितनी होगी। तो आप मुझे जवाब देंगे सर राइफल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये। अब आप देखो राइफल की क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, राइफल कम स्पीड से पीछे आएगी, वेलोसिटी कम होगी, तो इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी अगर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा कम होगी। यानी उस राइफल की काइनेटिक एनर्जी उस बुलेट से क्या होगी, कम होगी। क्योंकि बुलेट की स्पीड ज्यादा है तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि राइफल की स्पीड कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो करेक्ट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब आप बुलेट को फायर कर दो किसी भी गन से, गन मूव बैक, गन पीछे की तरफ क्यों आती है, तो आप बोलेंगे सर बड़ी आसान सी बात, आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं मोमेंटम का टॉपिक है, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व। यानी अगर गन पीछे आएगी तो गन पीछे आने की वजह क्या है कि अगर आपने बुलेट को फॉरवर्ड फायर किया है तो जितना मोमेंटम आगे की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज, यानी जितना मोमेंटम फॉरवर्ड होगा उतना ही मोमेंटम बैकवर्ड भी होने चाहिए। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व यानी सेम रखने के लिए बिफोर एंड आफ्टर, तो इसलिए आपकी जो राइफल है वो पीछे की तरफ मूव करके आती है। तो एमसीक्यू नंबर 18 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 19 पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। The velocity of a body after elastic collision with a body of the same mass at rest will be dash। अब क्या बोलना चाह रहा है ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बॉल रखी हुई थी, इस तरह से बॉल थी। ग्राउंड पहले बना देते हैं ताकि डायग्राम समझ में आ जाए आपको क्या बोलना चाह रहा है। इस तरह से एक बॉल आपके पास रखी हुई थी, बॉल फिर सही नहीं बनी, मुझे दोबारा बनाने पड़ेगी। ये बॉल रखी हुई, आपकी आगे वाली बॉल जो है बेटा रेस्ट पे है, रुकी हुई है रेस्ट पे। इससे एक और बॉल आके टकराई,
ये बॉल थी, ये बॉल आके टकराई। ये बॉल जब आगे इससे टकराएगी तो होगा क्या बेटा, ये जो ग्रीन वाली बॉल है, ये ग्रीन वाली बॉल जो मूव कर रही है, जो रुकी हुई थी, जो रेस्ट पे थी, ये बॉल बेटा मूव करना शुरू कर देगी। जाहिर सी बात है, जब पीछे से बॉल आके टकराएगी तो जो बॉल रुकी हुई है ये क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी, यानी रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। जबकि जो रेड वाली बॉल थी, जो पहले मूव कर रही थी, जो पहले मोशन में थी, जब ये इससे आके टकराएगी तो टकराने के बाद ये रुक जाएगी, यानी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। यानी जो रेस्ट में है वो रेस्ट से मोशन में चले जाएगी, और जो मोशन में है वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। अब बात क्या समझाना चाह रहा था मैं, बात आपने मेरे ख्याल में समझ ली होगी कि मेरे पास दो बॉल रखी हुई थी। एक ग्रीन कलर की बॉल रखी हुई है, ये रही, जिसके ऊपर मैंने 2 नंबर नाम रख दिया, ये 2 नंबर, और एक रेड कलर की बॉल है जिसका नाम मैंने रख दिया 1 नंबर। तो 2 वाली बॉल आगे रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, पीछे से रेड वाली बॉल आई, इसको आके हिट किया, इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब क्योंकि रेड वाली पहले मोशन में थी तो बाद में रेस्ट में हो जाएगी, और ग्रीन वाली पहले रेस्ट में थी तो बाद में किस में हो गई, मोशन में हो गई। अब आप देखो बेटा, एमसीक्यू नंबर 2 के बारे में, एमसीक्यू नंबर 19 जो चल रहा था, इसका जवाब देखो क्या होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी मूव कर रही हो और वो किसी और बॉल से जाके टकराए, तो मुझे बताओ रेड वाली बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। एमसीक्यू जो बोल रहा है ना, एमसीक्यू अगर आप वर्ड समझो वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास वेलोसिटी बताओ उस बॉडी की, उस बॉडी की वेलोसिटी बताओ जो जाके टकरा रही है, कॉलिजन कर रही है एक और बॉडी से, उसके सेम मास की, और वो बॉडी रेस्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली बॉडी की वो बात कर रहे हैं, तो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहली वाली बॉडी, आप बोलेंगे सर पहली वाली बॉडी आ रही है रेस्ट में, और रेस्ट में आने का मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो एमसीक्यू मैं आपको समझा रहा था, इस एमसीक्यू की मेरे पास एनिमेशन मौजूद है, एनिमेशन देखिए, ये देखिए, आगे वाली बॉल रुकी हुई है, पीछे से एक बॉल आके टकराएगी, पीछे से बॉल आई टकराई, जो रुकी हुई थी वो मूव करना शुरू कर दिया, और जो मूव कर रही थी वो रुक गई। ये देखिए दोबारा, यानी जो बॉल मूव कर रही थी वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में आने का मतलब ये है कि इसकी बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई सर, बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो वापसी चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है, ये रहा एमसीक्यू नंबर 20। सवाल में उसने कहा, टू बॉल्स, वन लाइट एंड द अदर हैवी, हैव इक्वल मोमेंटम, विच ऑफ देम हैज ग्रेटर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब आप देखो, आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये रही, एक बॉल बड़ी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। उसने कहा ना हैव इक्वल मोमेंटम, सवाल में आपको मेंशन खुद कर दिया, सवाल में आपको बता रहा है कि भाई दोनों का मोमेंटम जो है इक्वल है, यानी सेम है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। अब आप देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी है। अब दोनों का मोमेंटम अगर सेम है तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने को कहूँ, मैं आपको कहूँ बेटा 1 को मल्टीप्लाई करो 10 से, या 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर देखो, देखो सपोज करो मास की वैल्यू है 1, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर हो जाएगा 10। जबकि यहाँ मास की वैल्यू कितनी आ रही है 10, और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने लिखी हुई 1, अभी भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा, 10 होगा। यानी दोनों के मोमेंटम सेम आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं मास कम ले रहा हूँ, पहले वाले केस में देखो, अगर मैंने मास लिया 1 तो वेलोसिटी लेने पड़ी 10, दूसरे वाले केस में अगर मास मैंने ज्यादा लिया, मास 10 तो वेलोसिटी कम। तो जो मैं बात समझा रहा था उस बात को आपको समझना पड़ेगा बेटा, कि जिसका मास ज्यादा कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा। उसने कहा है कि ग्रेटर वेलोसिटी बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप बोलेंगे सर ये वाला केस बन गया ना हमारे पास, स्मॉलर बॉल वाला, कि सर ये वाला केस बन गया कि जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यानी लाइट बॉल की जो वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम बी, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ। व्हेन टू बॉल्स कोलाइड, जब दो बॉल आपस में टकराती हैं, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर चेंजेस, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज कंजर्व, कौन सा लॉ आपके पास कंजर्व रहेगा। बेटा जब कोई भी बॉडी से अगर टकरा रही है आपस में तो मोमेंटम कंजर्व रहता है,
क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब एनर्जी चेंज हो रही है, तो एनर्जी का लॉ तो इसका मतलब कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है, टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ ना, टेम्परेचर का मतलब हीट आ रही है, हीट का मतलब एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी लेकिन उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड इलास्टिकली विद अ मैसिव बॉडी विच इट विच इज एट रेस्ट, मतलब एक मैसिव बहुत बड़ी सी बॉडी है, इसके साथ एक छोटी सी बॉडी जाके टकरा रही है। अगर एक बहुत बड़ी बॉडी से एक छोटी बॉडी टकराती है तो होता क्या है कि छोटी बॉडी टकराती है और टकरा के वापसी आ जाती है, और टकरा के वापसी आने को बोलते हो बेटा रिबाउंड, यानी टकरा के वापसी आना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। इसकी भी मेरे पास एनिमेशन मौजूद है कि आपके पास अगर एक स्मॉलर बॉल है जाके टकराएगी तो क्या होगा। आप देखो ये आपकी बॉल गई, आपकी बॉल ये गई, टकराई, टकरा के वापसी आ गई। दोबारा देखो मैंने क्या कहा आपसे, आपकी बॉल इस तरीके से राइट साइड पे गई, मैसिव बॉडी से टकराई और टकरा के वापसी आ गई, यानी गई और टकरा के वापसी आई, और टकरा के वापसी आने को आप क्या बोलते हो, रीबाउंड बोलते हो। तो वही ऑप्शन है जो आपके ऊपर दिखाया था। वापसी चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। वापसी आ गए एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज एमसीक्यू नंबर 22 की, एमसीक्यू नंबर 22 के बाद आगे आते हैं। एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास, लास्ट के एमसीक्यूज हैं एमसीक्यू नंबर 23। एमसीक्यू नंबर 23 में आपसे कह रहा है फोर्स की वैल्यू दे रहा है 50 न्यूटन, टाइम दे रहा है 10 सेकेंड, और आपसे बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो कल मैंने आपको बेटा इम्पल्स के जैसे फॉर्मूले पढ़ाए थे, मतलब लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है इम्पल्स, बल्कि कल नहीं, आपने इसी लेक्चर में पढ़ा था स्टार्ट में। इम्पल्स का फॉर्मूला एक पढ़ा था आपने एफ डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला आपने इम्पल्स का पढ़ा था इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद बेटा, याद है ना कंपेयर करने का तरीका बताया था, आप इम्पल्स को दोनों तरफ से हटाओगे, एक तरफ आ जाएगा मेरे पास डेल्टा पी और एक तरफ आ जाएगा मेरे पास एफ डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। बेटा फोर्स की वैल्यू उसने कितनी दी आपको, फोर्स की वैल्यू वो दे रहा है आपको 50, ये रही फोर्स। टाइम की वैल्यू दे रहा है सर वो 10 सेकेंड, तो ये रहा 10। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 500। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी 500 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ। द यूनिट ऑफ लीनियर इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ डैश। इम्पल्स किसके बराबर है, तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू, खुद देखो ना आप बेटा, इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है। आप बोलेंगे सर इम्पल्स डेल्टा पी के बराबर, और डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम, तो इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर अभी अभी बताया आपने इम्पल्स बराबर आ रहा है मोमेंटम के। मोमेंटम सही लिखा हुआ नहीं, इसको कहीं और करके लिख दूं जरा। इम्पल्स बराबर आ रहा है मोमेंटम के, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो यूनिट इम्पल्स का होगा वही यूनिट किसका हो जाएगा, मोमेंटम का हो जाएगा। और लास्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है बेटा कि इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज, इम्पल्स को आप कैसे लिख सकते हो। तो बेटा याद है इम्पल्स का पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ डेल्टा टी, यानी ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ये पहला एमसीक्यू ऑप्शन लिखा हुआ। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ इम्पल्स बराबर होता है डेल्टा पी के, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम के। अच्छा इम्पल्स का फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है ना चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं लिख के भी दिखाता हूँ बेटा। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे। और मोमेंटम का फॉर्मूला याद है ना, होता था पी इज इक्वल टू एम वी, अगर ये पी एफ होगा तो ये हो जाएगा वी एफ, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा एम वी एफ, बीच में आ जाएगा माइनस और फिर ये हो जाएगा एम वी आई। तो इम्पल्स का ये भी एक फॉर्मूला है एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी भी है। सारे करेक्ट आंसर नजर आ रहे हैं, तो आप बेटा इसका करेक्ट आंसर लगाओगे ऑल ऑफ दीज, यानी सारे ही इसके करेक्ट जवाब हैं। तो यहाँ पहुंच के आपके मोमेंटम के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको मोमेंटम के एमसीक्यूज क्लियर होंगे।